It is 100% possible to get 95 plus in English. Grammar is the backbone of all the languages. और मानिए मेरी बात, एक भी पोम आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आने वाली है। आखिरी में हमेशा आपको कुछ नहीं बेटा रिव्यू ही करके आना है, क्योंकि दो ही सवाल है और जन्मों जन्मों से बदले नहीं है। सक्सेस की भी अपनी एक अदा है, वो भी मेहनत करने वालों पे फिदा है। हेलो बच्चों, जुलाई आ चुकी है, जनवरी फरवरी में एग्जाम है, अभी भी इंग्लिश को कैसे हैंडल किया करना है नहीं पता। डोंट वरी, वाई फियर, जब मैं आपके साथ हूँ। इट इज 100% पॉसिबल, लिख लो मुझसे, इट इज 100% पॉसिबल टू गेट 95 प्लस इन इंग्लिश। और वो कैसे, वो आज हम देखने वाले हैं। बेटा इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर टॉपर सीक्रेट आप फॉलो करोगे तो आराम से आपको जम जाएगा। यहाँ पे तो आपको सब कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी वाइज आपको करना है और यकीनन सबसे ज्यादा मार्क्स आपको आपके मार्कशीट पे इंग्लिश लेके आ सकता है, आपके ओवरऑल स्कोर्स बढ़ा सकता है। सो व्हाट इज टॉपर स्ट्रैटेजी? तो सबसे पहले बेटा, टॉपर जो होते हैं वो सब कुछ नहीं पढ़ते, सगड़ा घोकम पट्टी कराइसा नहीं है। यू शुड नो योर एग्जाम सेक्शंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो कौन सा सेक्शन कैसे आता है एग्जाम में और उसकी तैयारी कैसे करनी है, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। सबसे पहले बेटा, आपका पहला क्वेश्चन हमेशा टेक्सचुअल पैसेज पे होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आपके पाठ्य पुस्तक जो है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वही से पैसेज आने वाला है। अगर आपके आठों के आठों प्रोसेस के अगर आपको समरी पता है, आपको पता है क्या हुआ है पैसेज के अंदर, स्टोरी के अंदर, तो आप आराम से डायरेक्ट सवाल पढ़िए और डायरेक्ट सवाल का आंसर पैसेज में से निकाल के लिख लीजिए। 12 में से 12 कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी इज नथिंग बेटा, इट्स प्योर ऑर्गेनिक ग्रामर, और ग्रामर एक्चुअली स्कोरिंग है। ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, क्योंकि वो सदियों से बदला नहीं है, उसके रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। दैट मीन्स अगर आपने रूल प्रॉपरली लर्न कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, इसमें कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आई बेट, आई गारंटी। सेकेंड क्वेश्चन आपका हमेशा नॉन टेक्सचुअल पैसेज रहता है, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन कम है, पैसेज बड़ा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझिए और डायरेक्ट पैसेज में से आंसर निकालिए। इट इज पॉसिबल, स्कीम रीडिंग से हो जाएगा, फास्ट रीडिंग से होगा। 12 में से 12 यहाँ पे भी मिलते हैं। समरी क्या? आपको उसी पैसेज के, जस्ट बिकॉज आपने पढ़ा है क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने के लिए, उसी पैसेज में से आपको बस की फ्रेजेस लिख के आने हैं टाइटल के साथ, और एक ही पैराग्राफ में समरी खत्म करनी है। कोई एग्जाम्पल्स नहीं, कोई एनोटेशंस नहीं, कोई कॉनोटेशंस नहीं, जस्ट प्योर जो आपको मोटा मोटा समझ में आया है। माइंड मैपिंग की अगर आप 6 पॉइंट्स भी अपने हिसाब से लिख देते हो, ड्रॉ आउट कर लेते हो, कॉमन टॉपिक रहता है, और उसके हिसाब से अगर आपने 6 टॉपिक्स, 6 वर्ड्स, कीवर्ड्स, वर्ड्स बोल रही हूँ, शब्द बोल रही हूँ, अगर वो भी आपने सीधा सीधा फिगर आउट कर लिया और उसको ड्रॉ आउट कर लिया, यहाँ पे आपको 3 में से 3 मिल जाएंगे। समरी 3 में से 2.5 आराम से मिल जाती है, माइंड मैपिंग 3 में से 3 आराम से मिल जाता है। अभी तक यहाँ पे हमारा स्कोर बेटा 100% का चल रहा है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सेक्शन रहता है टेक्सचुअल पोम्स का। आपके पास टोटल 8 पोम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, और मानिए मेरी बात, एक भी पोम आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आने वाली है। अगर आपको हर पोम का सिर्फ सेंट्रल थीम पता है, यानी ये पोम किसके बारे में है, क्या हुआ है इस पोम के अंदर, और अगर आपको अप्रिसिएशन 8 के 8 पोम्स का अगर आपने लिख डाला है और उसी को आप रोज ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेते हो, यहाँ पे बोर्ड्स आपको 14 में से 14 देगा। मैम सवाल के जवाब नहीं लिखने आते पोम में? बेटा सिर्फ पोम का सेंट्रल थीम पता होना चाहिए, उसके बतौर पे आपको पूरी पोम समझ में आ गई है, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। और पोम्स के आंसर हमेशा छोटे लिखने हैं, 1 to 2 सेंटेंसेस मोर देन सफिशिएंट है। मूविंग नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्कोरिंग जो सबकी वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे बेटा स्ट्रेटेजी वाइज चलना है। आपके पास 12 राइटिंग स्किल्स है, तो 12 के 12 करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बदल नहीं रहे हैं। तो हमेशा वर्चुअल मैसेज, एसओपी और जीडी क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा। गो फॉर वर्चुअल मैसेज, 4-5 सैंपल्स पढ़ लो और उसी को लिख के आओ। वाई? बिकॉज ये छोटा लिखना होता है, टाइम सेवर है, इजी है, लिखने में इजी जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस लिखने की मेरे बच्चों को आदत है। शॉर्ट स्वीट 50 वर्ड्स तक ही लिखना है। बी में हमेशा या तो ईमेल अटेम्प्ट करो या तो इंटरव्यू अटेम्प्ट करो। आई गो फॉर इंटरव्यू, क्योंकि बेटा टॉपिक सेम रहते हैं, ऑल्टरनेट आते ही रहते हैं, तो 10 सवाल पूछने हैं, सिर्फ सवाल पूछने, जवाब तो देने नहीं है। 10 में से अगर आपने 9 भी पूछ लिए,
एड भी पूछ लिए तो भी मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लेके जाओगे। बट जिन बच्चों की लेटर राइटिंग स्ट्रेंथ है, यू कैन गो फॉर ईमेल एज वेल। यहाँ पे सी में आप स्पीच या एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखिए। एक्सपांशन ऑफ आइडिया में मेरा वेटेज रहेगा, क्यों? क्योंकि वो 3 पैराग्राफ्स में खत्म करना होता है, जिसमें से आखिरी 2 पैराग्राफ सिर्फ एग्जाम्पल्स ही होते हैं, तो इट्स पॉसिबल टू गेट थ्रू इट। अगर आपको स्पीच अटेम्प्ट करना है, आप स्पीच अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट दैट थोड़ा लंबा होता है, बट अगर इसकी आपको टेम्पलेट चाहिए, आई एम राइट देयर, ओके। आखिरी में हमेशा आपको कुछ नहीं बेटा, रिव्यू ही करके आना है, क्योंकि 2 ही सवाल है और जन्मों जन्म से बदले नहीं है, एंड दैट इज या तो बुक रिव्यू लिखो या तो फिल्म रिव्यू लिखो। दोनों पढ़ के जाने का, फिल्म रिव्यू भी पढ़ के जाने का, बुक रिव्यू भी पढ़ के जाने का, एग्जाम में जो आया है वही लिख के आने का, ठीक है। आखिरी नॉवल सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा आप उसी से डरते हो। नॉवल में 16 में से 16 मिलते हैं। पहला सवाल हमेशा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स पे होता है। अगर आपको उसके बुलेट पॉइंट्स भी पता, आप आराम से लिख के आ सकते हो, शॉर्ट एंड स्वीट ही लिखना होता है। बाकी 3 नॉवेल्स पे, हर एक नॉवेल पे सवाल पूछे जाते हैं। सेम स्ट्रैटेजी एज फॉर टेक्सचुअल पैसेज। अगर आपको पूरी स्टोरी पता है, यानी आपको प्लॉट पता है, आपको स्ट्रक्चर पता है, थीम पता है, लैंग्वेज पता है, कैरेक्टर पता है, आप आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। माय ओनली सजेशन टू यू इज डू नॉट डू एनीथिंग मोर। Please do not write anything that is more than 3 to 4 sentences. Case of overwriting हो जाता है। English बहुत scoring है बेटा। I'll see you in the next class in details. Have a great day. I trust you. Toodles.